खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। आज मैंने आपको ये कोटेशन इसलिए ही सुनाया है क्योंकि यूपी टेट 2021 कैंसिल हो चुका है और बच्चे हार मानकर घर पर बैठ चुके हैं, जो कि सही नहीं है। तो हारने के बाद जो जीतने का मजा है वो कुछ और ही होगा। आपने सुना ही होगा, असफलता के बाद जो सफलता मिलती है उसकी खुशी की लहर कुछ अलग ही होती है। तो फ्रेंड्स, हार बिल्कुल मत मानिए। अब जो एग्जाम की डेट आएगी उसमें आप इससे कुछ ज्यादा ही बेहतर करके दिखाएंगे, ये मेरी विशेष है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने यूपी टेट 2021 में जो मैथ्स का पेपर आया था उसमें 15 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं और बाकी जो 15 क्वेश्चन रह गए हैं आज इस वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स, पहले क्या क्या दिया है उस चीज को ध्यान से सुनिए। आज 1 अप्रैल है, जो दिन है वो कौन सा है? 1 अप्रैल। दिन बुधवार है, यानी कि 1 अप्रैल को दिन कौन सा है? बुधवार। यह अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मीन्स आप जानते होंगे, लीप ईयर। लीप ईयर से आप मतलब समझते होंगे कि ऐसा वर्ष जिसमें सन को 4 से भाग दे दिया जाए तो रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, उस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो इसलिए उसको लीप ईयर बोला जाता है, हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है। अगर ये अधिवर्ष है तो उसी दिन से यानी कि 1 अप्रैल से ही 3 वर्ष पश्चात कौन सा दिन होगा? उसी डेट को, यानी कि 1 अप्रैल को ही 3 वर्ष पश्चात कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं? सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान रखिए कि यह अधिवर्ष है। एक नियम होता है, आज जो दिन है अगले वर्ष दिन उससे अगला एक बढ़कर होगा। ठीक है, दिन अगला एक बढ़कर होगा। अब आप उसमें दिन एक ज्यादा बढ़ जाता है जिसमें अधिवर्ष होता है, क्योंकि फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, यानी कि एक दिन अलग से बढ़ जाता है। क्योंकि वो कह रहा है यह अधिवर्ष है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 1 अप्रैल है ना, फरवरी तो निकल चुका, तो जो 29 दिन थे वो फरवरी में थे। अधिवर्ष होने से उन्होंने कंफ्यूजन में डाल दिया, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना था। 1 अप्रैल है, फरवरी निकल चुकी है, तो 1 अप्रैल जिस डेट को था दिन बुधवार, यानी कि अगली 1 अप्रैल को दिन कौन सा होगा? गुरुवार। 1 साल हो गई। उससे अगली 1 अप्रैल को दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, क्योंकि अब अधिवर्ष 4 वर्ष बाद आएगा और वो बात कर रहा है आपसे केवल 3 ही वर्ष की, तो आपको सिर्फ 1 प्लस करना है। तो बुधवार में जब आप 3 प्लस करेंगे, गुरुवार, शुक्रवार, तीसरे वर्ष में क्या आया? शनिवार। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन बुधवार, रविवार, सोमवार, शनिवार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? शनिवार। अगेन मैं रिपीट कर देती हूं, कैलेंडर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आज जो दिन है अगले वर्ष उसी दिन एक दिन बढ़कर होगा। मान लीजिए आज सोमवार है तो अगली साल आज ही के दिन मंगलवार होगा, बशर्ते बीच में अधिवर्ष नहीं आना चाहिए। फरवरी का जो एक दिन बढ़ा हुआ है वो नहीं आना चाहिए। अगर अधिवर्ष आ जाता है तो हम उसमें 2 दिन जोड़ देते हैं। आज अगर सोमवार है तो अगले वर्ष में बुधवार होगा, क्योंकि मंगलवार अधिवर्ष में जुड़ चुका। यहाँ पे अधिवर्ष हमारा फरवरी में निकल चुका है, बात अप्रैल से हो रही है, बीच में कोई अधिवर्ष नहीं है, तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अधिवर्ष देके सिर्फ वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता था। बहुत से बच्चे अधिवर्ष सोचकर अगला दिन रविवार भी लगा के आए होंगे, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अधिवर्ष को किस तरीके से देखना है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर। इसमें कोई एक एंगल है, उसका न्यून कोण और उसी एंगल के संपूरक कोणों का अंतर निकालना है। ठीक है,
पूरक कोण कौन सा होता है? पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। कोटि पूरक कोण का मतलब होता है वह एंगल जिसको जोड़कर उसके साथ ऐड करके 90 डिग्री का बनना चाहिए, यानी कि ऐसा एंगल जिसके साथ दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। संपूरक कोण वह कोण जो मिलाकर 180 बनाता हो। समझ में आ गया? कोटि पूरक यानी कि पूरक, उसका मीन्स होता है ऐसा एंगल जिसमें से आप 90 माइनस कर देंगे तो वो एंगल आपका पूरक कोण आ जाएगा, जिसको मिला के हमारा टोटल 90 बनना चाहिए। तो संपूरक में से पूरक को हम माइनस कर देंगे, संपूरक हमारा बड़ा कोण होता है। ये कौन सा होगा? 180 में से अगर हम उस एंगल को माइनस कर देंगे तो संपूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। कोटि पूरक होगा हमारा 90 में से x को माइनस करेंगे, इन्हीं दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 180 में से माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एक्स से एक्स कट गया, 180 में से 90 गया यानी कि 90। ऑप्शन 180, 90, 60, 135, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक विन्यास 1, 5, 2, 10 डैश 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 15, 4, 20 में विलुप्त संख्या क्या है? आपके सामने ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि जो तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आपको एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में बीच में जगह खाली है, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी? तो वो देख लेते हैं। क्या सीरीज दी हुई है? 1 के बाद 5 दिया है, 2 दिया है, 10 दिया है, फिर डैश करके 15, 4, 20। आपको इसमें कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? बिल्कुल। देखिए 1 के बाद क्या दिया है? 2, 2 के बाद जगह खाली, उसके बाद 4। अब ये देखिए 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। तो यहाँ पे अगर हम 3 भर दें तो हमारी ये जगह खाली पूरी हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, आगे कुछ अभी दिया नहीं है। 5, 10, 15, 20 ये हमारी सीरीज पूरी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस टाइप के क्वेश्चन और इनके बेस्ड फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, क्योंकि एग्जाम तो अभी होना बाकी है, तो आपको पढ़ाई अभी बीच में रोकनी नहीं है, इसके लिए आप मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए। वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप सभी टॉपिक्स को सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझाए थे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। देखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने बताया था जब किसी भी भुजा या किसी भी प्रकार से दो चीजों में वृद्धि या कमी होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम दोनों ही जगह 10 लगा देंगे। वृद्धि है तो प्लस का लगेगा, प्लस का 10 फिर प्लस का 10, प्लस का ही रहेगा क्योंकि सभी पॉजिटिव है। यहाँ पे 10 गुणा 10 बट्टे 100, ये कट जाएगा आपका। 10 और 10 हो गया आपका 20 प्लस 1 यानी कि 21%। इस फॉर्मूले से आंसर हमारा आया है ऑप्शन नंबर बी 21%। तो इस तरीके के क्वेश्चन और इनके बेस्ड और भी फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर डिस्कस किए थे, आप उनको वीडियोज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु है। यानी कि निकालना क्या है? मोहन की प्रेजेंट में एज क्या है, वर्तमान आयु क्या है। फ्रेंड्स देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा, यानी कि कितना गुना? 3 गुना, 4 गुना, या उतना ही रहेगा, या 8 गुना। ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपके सामने एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग। ये एक वर्ग है, इसका एक विकर्ण है जिसको मान लिया हमने a।
इसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए। अब हमने इस वर्ग को बना लिया बड़ा, तो इसका वर्ग का विकर्ण है, इसको क्या कर दिया दुगना, यानी कि 2a। अब इन क्षेत्र तो जब इस वर्ग को दुगना कर दिया यानी कि इसके विकर्ण को दुगना कर दिया तो वही वर्ग भी बड़ा हो जाएगा। अब इनके क्षेत्रफलों में क्या डिफरेंस आएगा वो पूछ रहा है। जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसका कितना गुना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के बिहाफ में क्या होता है, मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया है और इस बात पे पूरी वीडियो डिस्कस की है। तो फ्रेंड्स, अगर हम विकर्ण दिया है a, तो इसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब हमारा इसका विकर्ण क्या है a, तो a का स्क्वायर बटे 2, ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल पहले वाले का। जब हमने इसका विकर्ण दुगना कर दिया तो विकर्ण का स्क्वायर करना है, यानी कि 2a का स्क्वायर बटे 2, यही करना है। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर बटे 2 है और इसका क्षेत्रफल 4a स्क्वायर बटे 2। आप देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर बटे 2 और इसमें से भी अगर हम इतने को a स्क्वायर बटे 2 को छोड़ दें, पहले की ये है, दूसरे में अगर 4 का गुणा कर दें तो पहला ही है। इसका मतलब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। इस तरीके से हमने वर्ग के विकर्ण के थ्रू उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा ये निकाल लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं का योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त क्या होंगे, अंतःस्पर्शी होंगे, बाह्य स्पर्शी होंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे या अनावृत करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये देखिए कंडीशन क्या है। दो वृत्त हैं, क्या है आपके, दो वृत्त हैं, ठीक है, ये दो वृत्त हैं। अभी हमने ऐसे ही दो वृत्त बना लिए, क्या कह रहा है उसको हम बाद में देखेंगे। इन दोनों वृत्तों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं का योग, यानी कि इसका त्रिज्या हमने ये बना ली और इसकी त्रिज्या हमने ये बना ली, ठीक है। इन दोनों के वृत्तों की दूरी योग से कम हो। तो फ्रेंड्स, आप ये बताइए, अगर हम ऐसा त्रिभुज चिपक के, मान ले दोनों हमारे स्पर्शी हैं, हम उसके बाद इनकी त्रिज्या बनाते हैं, यहां से ये त्रिज्या हो गई, यहां से ये त्रिज्या हो गई। अगर ये स्पर्शी होंगे तो त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा, बट वो क्या कह रहा है, योग से कम है, यानी कि ये डिफरेंस कम है। अब इन वृत्तों को आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या ये और इनकी त्रिज्या ये, यानी कि अब ये त्रिज्या दोनों वृत्तों के योग से कम दिख रही है, तो हमारा आंसर होगा प्रतिच्छेदित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी की बात कर रहा है, केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं को बराबर लेंगे तो वो वृत्त स्पर्श कर रहे होंगे और वो दूरी कम हो गई है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का ही क्वेश्चन है, 120 डिग्री का एक खंड बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया है 66/7। तो वृत्त का व्यास होगा, आपसे वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, त्रिज्य खंड, यानी कि इसमें देखिए 120 डिग्री का खंड, त्रिज्य खंड का एक फॉर्मूला होता है, हमारी ये दो त्रिज्याएं हैं, ये एंगल दिया है 120 डिग्री, तो जो ये खंड होता है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इस तरीके से किसी भी वृत्त के खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7 गुणा आर हमें मालूम नहीं, थीटा की वैल्यू हमारे सामने दी हुई है, इसको मैं रफ कर देती हूं। थीटा की वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देती हूं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हो गया आपका फॉर्मूला। 22/60 आर गुणा इंटू 120 बटे में 360, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 66/7। क्वेश्चन में हमें
क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है। यहां से हमें आर को फाइंड आउट करना है। 22 से 66 कट जाएगा 3 बार, 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 9। ये 3 आपका यहां चला जाएगा, 3 तिया 9, यहां से आपकी आर की वैल्यू आ गई 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एक दिया है 3, 3.6, 2.5 एंड 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन हमारा 9 क्या कह रहा है कि एक समय दिया हुआ है 3:57, समय क्या दिया है पीएम में, यानी कि 3:57 पीएम से 5:58 पहले क्या समय था। तो फ्रेंड्स ऐसे समय निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। 3:57 पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है हमें 3:57 में हम 5:58 घटा सकते हैं क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम इसको 24 आवर्स यानी कि 12 के बाद 13, 14, 15, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 15:57 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें से 5:58 घटाने हैं। क्या घटाने हैं, 5:58 माइनस करने हैं। ध्यान से देखिए, 57 मिनट में से 58 मिनट माइनस हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा इधर कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि मिनट्स हमारे पास कम है। उसके लिए जब 57 में 1 घंटा यानी कि 60 आप कैरी ले लेंगे तो 7 और 5 और 6 11 यानी कि 117 मिनट आ गई। अब जब 15 में से हमने 1 घंटा इधर कैरी ले लिया तो यहाँ पे कौन सा रह गया, 14। ठीक है, इसमें से हमें 5:58 को माइनस करना है। ठीक है, तो 14, 117 और 5 और 58 ये डिजिट्स हमारे सामने आई हैं। अब हमें इसमें से इस समय को माइनस करना है, आराम से माइनस हो जाएगा। 17 में से 8 गए, 9 बचे, यहाँ पे संख्या रह गई 10, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 5 गए 9। आंसर आपके सामने आ चुका है 9:59, 7:58, 9:59। अरे ये क्या, क्वेश्चन के ऑप्शंस में तो 2 हैं, 9:59। अब हमें इसमें से कौन सा टिक करना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 9:59 हमारा आंसर आया। अब बताइए एएम होगा या पीएम होगा, सीधी सी बात है, 3:57 की बात कर रहा है तब पीएम हो रहा है। अब इससे 5 घंटे पहले एएम ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, क्योंकि पीएम में तो हमें अगले घंटों पे आना है, जबकि हम क्या कर रहे हैं 5 घंटे पीछे जा रहे हैं। पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एएम। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सीरीज दी हुई है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसानी से निकल जाते हैं, बट ये देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट इनको सॉल्व करेंगे आसानी से हम इसको कर पाएंगे। देखिए ये एक सीरीज दी है, पूछ रहा है किस संख्या से भाज्य होगा, यानी कि ये पूरी सीरीज किस संख्या से भाज्य होगी। ऑप्शन है 3, 11, 17, 19। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे सामने सीरीज है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, 4 की पावर 65, इतनी ही है। इस सीरीज को हमें सॉल्व करना है कि ये पूरा किस कौन सी संख्या से भाज्य होगा। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं सेम नंबर पे पावर है, ठीक है, तो हम इसमें से मिनिमम पावर जो है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 4 की पावर 61 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या क्या रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पर जब 61 कॉमन ले लिया तो 1 रिमाइंडर, एक ही बचेगा। 62 में से जब 61 चली गई तो यहाँ पे क्या रह गया, 4 की पावर 1, ठीक है। 63 में से जब 61 चली गई तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 4, ये हमारे सामने आ गया है। 4 की पावर 61, 1 प्लस 4,
4 की पावर 2 यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64 एंड 64 चौक 256। तो इस तरीके से हमारे सामने ये सीरीज आ चुकी है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? सिंपल, 4 की पावर 61, आप इसको ऐड कर दीजिए। 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 1 21 की 1, 2 कैरी, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 की 4, 1 कैरी, 2 और 1 3, 341 आया। यानी कि 4 की पावर 61 में 4 की पावर 61 में गुणा हो रहा है किसका? 341 का। इसको हम किस संख्या से भाग दें? यानी कि ऑप्शन क्या है आपके सामने? 3, 11, 17, 19। तो विभाज्यता के नियम का क्वेश्चन देख लिए, फिर आ गया। यहाँ पर भी अगर हमें डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पता है तो हम आसानी से उसको कर जाएंगे। 3 से चेक करने के लिए 3 और 1 4 और 4 और 4 8, यानी कि 3 से नहीं कट रहा है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 11, 11 से चेक कर लेते हैं। 11 तिया 33, 1 कैरी, 11 एकम 11, यानी कि 341 हमारा 11 से कट रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये पूरी सीरीज 11 से डिविजिबल होगी, 11 से भाज्य होगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चंस कितने आसान थे, हम आसानी से इनको कर पा रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ रही है। बस छोटा सा फॉर्मूला या छोटी सी ट्रिक और आसानी से उसका आंसर हम निकाल पा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, जो हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन है, अब हम उनको करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है हमारा? कितने समय में 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा? यहाँ पर सॉरी का भी है, मूलधन का 5/6 होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा है आपसे? टाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का, बस उसी को ही पुट करना है। देखिए कैसे करेंगे। कितने समय में, इट मीन्स टी हमें नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16/2/3%, इट मीन्स 50/3%। ये आपका दे रखा है आर। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। इसमें हमें ना तो साधारण ब्याज मालूम है, ना ही मूलधन। मान लीजिए मूलधन आपने पी मान लिया, ठीक है, मूलधन आपने क्या मान लिया? पी। तो ब्याज क्या होगा? मूलधन का 5/6, यानी कि पी का 5/6, ये हो गया आपका ब्याज। जितने फॉर्मूले में हमें चीजें चाहिए थी सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, बिल्कुल। अब सिंपल सा इसका फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? SI बराबर PRT/100, यही होता है। SI की जगह क्या रखना है हमें? P × 5/6 या 5P/6 भी हम रख सकते हैं, ठीक है। P की जगह P ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। R की जगह 50/3 गुणा 100, T हमें मालूम नहीं है, ओके, जो कि हमें निकालना है। अब देखिए 5 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 5 10, P से P कट गया। T की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। ये जो 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो T की कितनी आ गई? 5, यानी कि 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 5 वर्ष समय आ चुका है। 5 वर्ष में 16/2/3% ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। अगर आप इसको रीचेक करना चाहते हैं, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी घन का विकर्ण, एक क्या दे रखा है? घन। कौन सा क्वेश्चन है? आयतन वाला। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पे घन की। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो।
ठीक है, मान लीजिए ये एक घन दे रहा है, क्या दे रहा है, घन, कुछ इसी तरीके का घन होता है, ठीक है। इस घन का क्या दे रहा है, विकर्ण, यानी कि विकर्ण की वैल्यू कितनी दी है इसने, 8 सही √3। अब आप ये बताइए कि विकर्ण से इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन में जब हम विकर्ण निकालते हैं तो फॉर्मूला होता क्या है, विकर्ण बराबर भुजा, मान लीजिए इसकी भुजा हमने ए ली है तो a√3 यही होती है। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, विकर्ण दे रखा है हमें 8√3 और भुजा दे रखी है a√3, √3 से √3 कट जाएगा और आपके a की वैल्यू आ गई 8, यानी कि भुजा आ चुकी है 8। इससे आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², 6a²। यहाँ पे 6 एंड a की वैल्यू कितनी है, 8 को जब हम स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 × 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24 की 4, 2 कैरी, 6 × 36 और 2 38। आंसर देखिए हमारे सामने होगा, आंसर है हमारे सामने 384 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस तरीके से हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लिया है। सबसे पहले विकर्ण दिया था, विकर्ण के रिलेशन से हमने भुजा ज्ञात की। जब हमें भुजा मिल गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हमने रख के उससे उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय एक घड़ी ₹75 में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। विनय के पास एक घड़ी है, उसने 75 रुपए में उसे बेच दी, यानी कि विक्रय मूल्य उसका क्या था, 75 रुपए। उसे लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, यानी कि घड़ी की जो लागत कीमत है उतने ही बराबर प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है। ऐसे क्वेश्चंस हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए वो शॉर्ट मेथड क्या है, ध्यान से देखिए। इसका विक्रय मूल्य कितना है, 75, ठीक है। 75 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स 15 पंजे 75, दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर आपका क्या आया, 10। ओके, अब ये देखिए जो अंतर आता है उसी अंतर का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होते हैं शॉर्ट मेथड्स। इन मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है इसलिए हमने जो इसमें अंतर देखा था उसका इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। कितना लाभ हो रहा है, जो उसकी लागत कीमत थी उसकी परसेंटेज के बराबर। तो एक तो वैल्यू आई हमारे सामने 150 और एक वैल्यू हमारे सामने आई 50। अब ये बताइए क्या लागत मूल्य 150 हो सकती है जब कि उसका विक्रय मूल्य 75 है। तो 150 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद हमारे सामने क्या बचा, 50 रुपए। इसका मतलब ऑप्शन में 50 रुपए है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 50 रुपए उसकी लागत मूल्य है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब a² + b² को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स जो ये शेषफल वाले क्वेश्चन होते हैं इनको निकालने की भी एक ट्रिक होती है जो कि मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस की है। तो प्लीज उसके लिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं, आपको अगर ये वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाइए और मेरी वीडियोस को देखिए। ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें देखेंगे। मैंने पर टॉपिक वीडियोस बनाई हैं बाय पार्ट, एक एक पार्ट में मैंने उसको डिस्कस किया है। आप उनसे उन ट्रिकों को और उन टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं, दो संख्याएं हैं यहाँ पर, कौन सी, धन पूर्णांक ए और बी। ए और बी दो संख्याएं हैं। इन संख्याओं को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्या प्राप्त हुए हैं, शेषफल हमारे सामने आए 4 और 5, ठीक है। तब a² + b² को यानी कि a² + b² को
किससे विभाजित करना है? 6 से। तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? इन दोनों संख्याओं को भी हमने 6 से विभाजित किया तो शेषफल आया 4 या 5। अब इस पूरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम आंसर शेषफल से निकालते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट शेषफल से आंसर निकालते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो बिल्कुल सटीक निकलता है, लॉन्ग मेथड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शेषफल हमारे 4 और 5 आए हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम ए और बी स्क्वायर की जगह रख देते हैं। ए की जगह 4, बी की जगह 5। तो देखिए 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बटे 6, यानी कि 4 चौक 16 प्लस 5 25 बटे 6। 25 और 15 40 और 1 41 बटे 6। 6 छिंग 36 और 36 में से 41 में से 36 जाएंगे, रिमाइंडर बचा आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जब 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो संख्याएं नहीं पूछ रहा है तो हमें ये संख्याएं निकालने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट वो ये पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर, यानी कि एक जो उसने बना के दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम 6 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? तो शेषफल आया हमारे सामने 5। इसलिए इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन में अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूं, 14 क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं। अब यूपी टेट 2021 एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो देख लेते हैं कि वो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। इस क्वेश्चन को करने के बाद यूपी टेट 2021 कैंसल्ड पेपर, इस पेपर के आगे कैंसल्ड लगा के बड़ा दुख होता है क्योंकि ये पेपर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उस क्वेश्चन को करके हम अपना पूरा मैथ का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट 2021 एग्जाम का अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। बाकी के पूरे 29 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में 1 महीने के खर्च का विवरण दिया हुआ है। ये एक पाई चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर विभिन्न मदों में उसके 1 महीने का खर्च दिया हुआ है। 48% भोजन पर, 13% किराया, 11% कपड़ा, 10% ईंधन, 16% शिक्षा और अन्य पर खर्च हुआ है। तो और जबकि उस परिवार की कुल आय 35,000 दी हुई है। परिवार की कुल आय कितनी है? 35,000। तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है, वो आपसे भोजन और ईंधन इन दोनों पर कुल कितना खर्च हुआ है ये पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने चारों दिए हुए हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसकी जो आय है इसको मानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000 क्या है उसकी कंप्लीट आय। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है क्योंकि इनके जो डाटा दिए हुए हैं, भोजन पर कितना 48%, 13%, 11%, टोटल कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 35,000, उसका पूरा 100% रुपया कितना है 35,000। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 35,000 1% में 100 का डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% यानी कि 35 350 रुपए हो गया उसका 1%। ठीक है, इस तरीके से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली है। अब वो पूछ रहा है ईंधन और भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। ईंधन पर कितना है 10%, भोजन पर कितना है 48%, टोटल दोनों को हम कर लेंगे, 48% और 10% कितना हो गया 58%। 1% की वैल्यू हमें मालूम है 350, तो 58% की वैल्यू निकालने में देर नहीं लगनी चाहिए। 350 गुणा 58, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आप देख लीजिए, 350 58 मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 की 0 4, 8 तिया 24 और 4 28, 5 25 की 5 2, 5 तिया 15, 16 17 0, 8 और 5 13 की 3 हासिल चली 1, 7 और 2 9, 10 की 0 1, 20300। देखिए क्या आपके सामने ऑप्शन है 10700, 20300,
30,000, 34,000। आपका आंसर किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20,300। 20,300 रुपए वो खर्च करता है भोजन और ईंधन पर। बाकी वो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है तो उसको फाइंड आउट करने की हमें जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ ईंधन और भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर निकल के आ चुका है। देखने में और ये क्वेश्चन कितना लंबा लगा कि इसमें कितना डाटा दिया हुआ है, क्या पूछेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस दिखने में ही लेंदी होते हैं, सॉल्व करने में आसानी से निकल आते हैं, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से पूरे 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपने देखा कि कैसा पेपर आया था और किस लेवल का था। इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप ऑल बेल आइकन का बटन दबाएंगे उससे मेरी जो न्यू वीडियोस बनेंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच। जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनसे आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। यूपी टेट एग्जाम की डेट जल्द ही आने वाली है, तैयारी में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। उससे पहले जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी मन से करते रहिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं अपने सीटेट के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर सॉल्व करेंगे और अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।